नमस्कार। आज हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे। सिंध पर अरब आक्रमण के कारणों एवं प्रभावों का विवरण। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बोला क्वेश्चन है सिंध पर अरब आक्रमण, यानी सिंध पर जो है अरबियों का आक्रमण के कारण प्रभाव और उसका विवरण देना है, यानी किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, उसका कारण क्या था, इन सारी चीजों के बारे में वो पूछ रहा है। तो चलिए, अरबों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मकरान या बलूचिस्तान को जीत लिया था। अरबों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब 8वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी, उस समय मकरान या फिर उसी को बोलते बलूचिस्तान को जीत लिया, जिससे सिंध पर आक्रमण के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। यानी कि जब उन्होंने बलूचिस्तान को जीत लिया तो वहां से सिंध जाने का रास्ता मिल गया, और सिंध पर आक्रमण करने के लिए उसे वहां पर अपनी जो भी नीति बनानी होती है वो बनाने को मार्ग मिल गया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का प्रसिद्ध आक्रमण सिंध पर हुआ। अगर बात किया जाए कि सिंध पर जो आक्रमण हुआ सबसे प्रभावकारी किसका रहा, तो मोहम्मद बिन कासिम का। कब? 1711 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं सिंध पर अरबों के आक्रमण के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से रहा और आक्रमण किस कारणों से किया गया। तो पहला अगर पॉइंट हम लेकर के चले तो इस्लाम का प्रचार। सिंध पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। यानी सिंध पर अरबियों ने आक्रमण किया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया था। यानी उसके जितने भी अपने लोग थे उन सभी को ये प्रेरित किया कि आप इस्लाम धर्म को प्रचार करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस धर्म को पहुंचाए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना भी है, तब हमारा जो ताकत है वो हम और बढ़ा पाएंगे। इसलिए इस्लाम धर्म को सिंध के आक्रमण के उद्देश्य से किया था। मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही इस्लाम दूर दूर देशों में फैल चुका था, और इसी के वजह से मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही, यानी कि शासन काल में ही, जो इस्लाम धर्म का प्रचार था वो बहुत दूर दूर देशों तक फैल चुका था। और उनके निधन के पश्चात, निधन का मतलब उसकी मृत्यु के बाद, इस्लाम धर्म जंगली आग की तरह फैलने लगी। या देखते ही देखते सीरिया, मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, अफ्रीका के उत्तरी तट, उत्तर तथा दक्षिण मिस्र, स्पेन, पुर्तगाल एवं दक्षिण फ्रांस में फैल गया। इस प्रकार पश्चिम में दूर दूर तक फैलने के पश्चात इस्लाम धर्म के नेताओं ने पूर्व की ओर ध्यान दिया, और अतः यह कहना ठीक है कि अरबों के सिंध आक्रमण की पृष्ठभूमि में उनका धार्मिक उत्साह था। यानी कि अब अगर यहाँ से पूछा जाए ये कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया, तो अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था अपना इस्लामिक धर्म को प्रचार करना, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। और ये क्यों इस्लामिक धर्म को ही प्रचार करना चाहते थे? क्योंकि मोहम्मद बिन जो थे वो अपने आप का इस्लामिक धर्म के लोग थे, और वो इस्लामिक धर्म के ही थे, और अपने में उन लोगों को जुड़ाने से क्या होता, उसका ताकत और बढ़ जाता। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के काम को किए। चलिए हम लोग अगर अगला पॉइंट में चलते हैं तो आ जाएगा धन का प्रलोभन। अरबों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही शोचनीय थी। जीविकापार्जन यानी अपने जीविका को चलाने के लिए के साधन सीमित थे। इस्लाम के उदय के पूर्व अरबों का भारत के साथ व्यापारिक संबंध था। वे समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तटों पर आए थे। यानी कि अगर पूछा जाए कि अरबों जो है भारत का कैसे आए थे, तो पूर्व अरब का जो पश्चिमी तट पर से आए थे, और यहाँ से प्रभुत धन कमा कर ले जाते थे। यहाँ आते थे व्यापारियों के रूप में, धन कमा करके ले जाते थे। उन्होंने अपनी आंखों से भारत की विपुल धनराशि देखी थी। यानी भारत में बहुत ज़्यादा मतलब धन थी, संपत्ति थी, तो उन चीज़ों को देखी थी। अतः वे भारत पर आक्रमण करना भी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई बार प्रयास भी किया। अंत में 711 ईस्वी में
सिंध पर उनका आक्रमण भी सफल रह गया। मतलब यहाँ आए, धन कमाए, धन संपत्ति देख करके यहाँ उन लोगों के मन में लालची बढ़ा, और लालची बढ़ा तो उन्होंने सोचा कि काश हम इस चीज़ को अपना बना पाते। तो इसलिए उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया, यहाँ की कमजोरी को देखा, सिंध की कमजोरी को देखा, और ये देखते हुए उन्होंने अपना काम को आगे बढ़ाया। प्रयास करते करते 1711 ईस्वी में आक्रमण करने में सफल भी रहा। चलिए आगे, समुद्री डाकुओं द्वारा जहाजों पर डाका कैसे डाला गया इसके बारे में देखते हैं। अरब सिंध आक्रमण का तत्कालिक कारण इतिहासकार बुल्जले हैक के अनुसार समुद्री डाकुओं द्वारा जहाजों पर डाका डालना है। बात यह थी, यानी क्यों उस पर डाका डाला गया, ये बात यह थी कि कुछ अरब व्यापारी श्रीलंका में अपने जहाजों पर सामान लादकर अरब होते अपने देश को लौट रहे थे। ठीक है, यानी कुछ श्रीलंका में जो जहाज थी सामान लाद करके अरब से होते हुए अपने देश लौट रहे थे। ये समुद्र में डाकुओं का जहाजों पर डाका डालना इसका मुख्य उद्देश्य बता रहे। ठीक है, जब वे सिंध के तट के समीप से गुजरे तो थट्टा नामक स्थान, कौन सा नामक स्थान, थट्टा नामक स्थान पर समुद्री डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। लूट लेने का मतलब छीन लेना, मारपीट के भगा देना उसे, है ना, और वो जितना भी सारा सामान अपने में ले लेना। फलता व्यापारियों ने अपनी दुर्दशा की कहानी अतिरंजित कर बसरा के शासक हिजाजत को कह सुनाई, और इस पर हिजाजत ने सिंध शासक दाहिर से लूट का धन लौटाने को कहा भी, अपराधियों को सजा देने एवं क्षतिपूर्ति की मांग की भी। इस पर दाहिर ने स्पष्ट उत्तर दिया कि समुद्री डाकू उसकी प्रजा नहीं है, और इस पर उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो लुटेरे थे वो हमारे कोई भी व्यक्ति नहीं थे, इसलिए हम वापस नहीं कर सकते, तथा किसी भी तरह भी क्षतिपूर्ति देने से मैं असमर्थ हो गया, यानी कि देने से वो हाथ उठा दिया, अपने आप को दिवालिया कर दिया। दाहिर के इस जवाब से हजाज बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित का मतलब गुस्सा हुआ, यानी कि उसे जब मांगा गया, क्योंकि इसे पता था कि जो लुटेरे थे उन्हीं के प्रजा लोग थे, तो जब नहीं लौटाया गया तो इससे हिजाजत बड़ा गुस्सा क्रोधित हो चुका, और उसने खलीफा वादिद की अनुमति प्राप्त कर उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना सिंध भेज दी। कहाँ भेज दी? सिंध भेज दी। किंतु यह सेना जो है वो पराजित हुई, और सिंधियों ने उनके नेता उबैदुल्लाह को पकड़ लाया और उनका वध कर दिया। वध यानी कि मार देना। ठीक है, तो वध कर दिया। इससे इजाज आग बबूला हो उठा। इजाज जो है और गुस्सा हो गया, और उसने पुनः पहले से अधिक सुजित और अधिक संख्या में एक विशाल सेना बुढ़ेल के सेनापतित्व के सिद्ध आक्रमण के लिए भेज दी। पहली बार भेजी तो पराजय हो गया, हार गया, और एक को जो है सो मार करके वध भी कर दिया गया, यानी उसके नेता उबैदुल्लाह को पकड़ करके वध भी कर दिया गया। इससे हजाज जो है सो और गुस्सा हो गया। ठीक है, और उसने फिर से सेनापति आक्रमण के लिए सिंध पर भेज दिया, किंतु बुठेल को भी पराजित होना पड़ा, और बुठेल सेनापति भी अपने आप में क्या हो गया? पराजित हो गया, यानी कि वो भी हार चुका, मतलब हार गया। हजाज का तेवर इस बार और भी बढ़ गया। उसने धैर्य से काम लिया और अपने 17 वर्षीय चचेरे भाई तथा दामाद मोहम्मद बिन कासिम के सेनापतित्व के एक विशाल रण कुशल सेना सिंध आक्रमण के लिए भेज दी, और कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को हराया और सिंध पर फिर विजय भी प्राप्त कर लिया। इतने मुश्किलों के बाद उन्होंने फिर सिंध पर जो है सो विजय प्राप्त किया। चलिए, कासिम की सिंध विजय एक ऐतिहासिक पहली रह गई, और इस प्रकार से जो ये था एक इतिहास बन करके रह गया। अरब सिंध आक्रमण के तत्कालिक कारण की व्याख्या 3 तरह से की गई है। हैग महोदय का विचार है कि लंका के राजा ने इस्लाम धर्म को अंगीकार कर लिया था। अंगीकार देखिए यहाँ पर है कि लंका के राजा ने इस्लाम धर्म को अंगीकार कर लिया का मतलब हो गया कि उसे मान लेना। ठीक है, इस्लाम धर्म को मान लेना, वो हो गया अंगीकार कर लेना, अंग से लगा लेना, यानी कि उस चीज को स्वीकार कर लेना। समझ में आया? चलिए, इस उपलक्ष्य में उसने खलीफा को बहुत सी वस्तुएं उपहार में भी भेजी।
जिन्हें समुद्री डाकुओं ने सिंध के बंदरगाह देवल के समीप लूट लिया, और फिर से वहां के जो समुद्री डाकू थे उसे लूट लिया। और एक दूसरा विचार यह है कि श्रीलंका के राजा ने अरब व्यापारियों की अनाथ बालिकाओं को उनके संरक्षकों की मृत्यु हो जाने पर इराक के गवर्नर हजाज के पास भेजा था, जिन्हें सिंध के निकट समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। यानी कि जितने भी संपत्ति को जहाजों से भेजा जाता था उन्हें समुद्री डाकुओं ने लूट ही लिया करते थे। एक तीसरा विचार यह है कि खलीफा ने अपने एजेंटों का मतलब हो गया उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति, एजेंटों को भारत से कुछ दासियां तथा आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए भेजा था। उनका जहाज जब लौट रहा था, जब सामान खरीद करके सामान लाद करके ले जाया जा रहा था, लौट रहा था, तो उसे सिंध में लूट लिया गया, इसे फिर से लूट लिया गया। और किंतु इस प्रकार की कहानियों पर सहज ही विश्वास कर लेना ठीक नहीं। यानी कि बताइए, इस प्रकार की कहानी केवल बनाई गई, यानी कि बताया गया है, तो इस प्रकार से इसे केवल एक काल्पनिक ही मान करके लिखना है और समझना है, और ये रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार से इसकी बात कही गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं और कोई सामान वो हम रोज आते हैं ले जाते, आते हैं ले जाते, इस प्रकार से करते हैं, और कुछ ज़्यादा वो संपत्ति हो, तो कभी ऐसा होगा कि किसी कारणवश अगर चोर लूट लिए, बार बार का वो लगा लगा के रहेगा कि ये रोज इधर से जाता है, उधर से आता है, ये ले जाता है, तो क्या होगा, वो लूट लेगा। अब लूट लेगा तो क्या होगा, अब अचानक जाकर के उस मालिक को हम बोलेंगे कि नहीं, मेरे पास जो सामान था वो लूट गया, और वो जो सामान रहेगा बहुत कीमती रहेगा और बहुत ही आवश्यक वाला, मतलब बहुत जरूरी सामान रहेगा। अब उस जगह पे लूट जाएगा तो मालिक क्या बोलेगा, विश्वास करेगा इस बात को? नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तुम लालची में आकर के शायद हो सकता है तुम बेच दिया, घर में रख लिया, या किसी से जबरदस्ती छिनवा लिया, तुम्हारा कोई प्लान है। तो इस प्रकार की कहानी बन जाती है। हालांकि वो सच भी हो तो भी उसे लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, जब तक कोई साक्ष्य ना मिल जाए, कोई गवाह ना मिल जाए कि हाँ ये चीज हुआ था। अपने मुंह से कितनों सच बोलेंगे, वो फायदा होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे विश्वास कर लेना ठीक नहीं होता था। अरबों का सिंध पर आक्रमण के प्रभाव अब देखते हैं। ये तो था, उसका कारण क्या था कि वो ज्यादातर आक्रमण करना चाहते थे, तो उसका कारण समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य था इस्लामिक धर्म को प्रचार करना, यहाँ की संपत्ति को अपने और ले आना, क्योंकि यहाँ की संपत्ति से उसे ज्यादा मुनाफा होती थी, और अपने क्षेत्र को बढ़ाना, इस प्रकार की उद्देश्य थी, उसका कारण बना। अब इससे प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो प्रसिद्ध इतिहासकार लैंड पुल के शब्दों में, अरबों की सिंध विजय इस्लाम तथा भारत के इतिहास में एक साधारण घटना थी। यह एक ऐसी विजय थी जिसका कोई गहरा परिणाम नहीं हुआ। यह कथन आंशिक सत्य है, यानी कि इस प्रकार से आक्रमण किया गया सिंध के ऊपर, सिंध पर विजय भी पा लिया गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कोई परिणाम अच्छी तरह से उसे नहीं मिला। बात यह है कि अरबों की सिंध विजय अस्थायी साबित नहीं हो सकी, उनकी शासन व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकी, और जब वो सिंध पर विजय किए तो उसकी शासन व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चली, यानी कि ज्यादा समय तक वो चल ही नहीं पाए, और उन्हें भारत से विदा होना पड़ा, यानी कि भारत को छोड़ करके, यानी सिंध को छोड़ करके अपने देश लौट जाना पड़ा। विदा होते समय वे अपने निर्मित भवनों या इमारतों को नष्ट करते गए, यानी कि यहाँ पर जब उनकी शासन थी तो जब यहाँ पर बनाए, अपने इमारत बनाए और बहुत सारी चीज़ों की बनाए थे भवन वगैरह, तो सारी चीज़ों को नष्ट करते गए कि हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे बनाए हुए चीज़ क्यों रहेगा। तो तथा जो शेष राह भी गए वे कालांतर में ध्वस्त होकर मिट्टी में मिल गए, और इस प्रकार अरबों की सिंध विजय का कोई राजनीतिक या वास्तुकला संबंधी अवशेष नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने आया, कुछ समय तक ही शासन किया, इमारत वगैरह बनाया, खुद उसे ढहाकर चला गया, इसलिए कोई अवशेष उसका नहीं रहा। अवशेष का मतलब बचा खुचा कुछ भी उसका पुरातात्विक मिलना। किंतु अरब सिंध विजय के दूरगामी परिणामों की सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतएव लेनपुल का यह कथन है कि अरब सिंध विजय एक महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, यानी कि एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में ये नहीं थी। ठीक है, और अंशतः ही सत्य है कि अरबों की सिंध विजय के परिणामों की चर्चा जो है सो निम्नांकित तत्व बिंदुओं में की जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार से जो उल्लेखनीय है और ज़्यादा जरूरी नहीं है, जैसे प्रशासनिक परिणाम में अगर बोला जाए, कासिम ने अपने विजय सिंध प्रदेश पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करने के लिए किया था, यानी कि पहला प्रभाव और कारण क्या बना कि वो यहाँ पर अपना सत्ता को स्थापित करना चाहता था। और दूसरे में अगर हम बात करें
ठीक है। तो दूसरे में बात करें तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो तो पहले अपना सत्ता को बैठाने के लिए, उसके बाद इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपना विजय प्राप्त करने को सोचा। और इस प्रकार से इसका अंतिम परिणाम भारत का 1947 इसमें 2 खंड भारत और पाकिस्तान में विभाजित भी था। ठीक है। चलिए तीसरा अगर इसका परिणाम देखते तो सांस्कृतिक परिणाम, अरब आक्रमण के समय भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्बल और एकताहीन था, किंतु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह बड़ा ही उन्नत और अजेय था। यहाँ की सभ्यता सांस्कृतिक उच्च कोटि की थी, वह अपने दर्शन और अध्यात्मक चिंतन के लिए जगत प्रसिद्ध था। अरबों ने यह अनुभव किया कि वे जिस एकेश्वरवाद को अपना मौलिक दर्शन समझते थे वह भारत के दर्शन के में पहले से ही विद्यमान था, और अरब वाले हिंदू विद्वान तथा दार्शनिकों की ओर आकृष्ट भी हुए थे। इस प्रकार से सांस्कृतिक कार्य मतलब सांस्कृतिक परिणाम यहाँ थे। यहाँ की सांस्कृतिक का उल्लेखनीय बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बताया गया, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक है वो बहुत अच्छी थी, बहुत कूटनीय थी, उच्च कोटि की संस्कृति थी कि हर लोग उसे मानने को बहुत अच्छे से उन लोग इस चीज़ को मान करके चलते आ रहे थे, और इस प्रकार से इसकी परिणाम रही थी। चलिए आगे देखते हैं कि इसका लास्ट किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बताएं, प्रसिद्ध इतिहासकार हेग महोदय का कथन है कि भारतीय इतिहास में अरबों की सिंध विजय एक गौण और महत्वहीन घटना थी। इस विशाल देश का एक सीमांत प्रदेश जिसको सिंध ही इस घटना से थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ था, यानी कि सिंध पर आक्रमण हुआ, थोड़ा बहुत केवल सिंध प्रभावित हुआ था, क्योंकि कुछ समय के लिए राजपाट छीना गया था, उसके बाद फिर से वापस हो गया। ठीक है। और घटना के दूरगामी प्रभाव नहीं पड़े, यानी इससे कुछ ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। जिनका इतिहासकार टॉड ने राजस्थान के इतिहास में उल्लेख किया है, और कासिम की सेना राजपुत्राना स्थित चित्तौड़ तक कभी नहीं पहुंच सकी। खलीफा वाहिद गंगा के इस और वाले उस समस्त भूभाग को अपना करद नहीं बना सका, यानी कि अपना उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। आक्रमणकारी कनौज के राजा जयचंद्र से युद्ध करने के लिए कभी तत्पर नहीं हुआ, और साथ ही टोल महोदय का यह कथन भी सत्य नहीं है कि अरब आक्रमणकारियों ने समस्त उत्तर भारतीय में आतंक पैदा कर दिया था, और वस्तुतः इस्लामी ज्वार सिंध और निचले पंजाब को अपलावित करके पीछे लौट गया तथा पीछे केवल चिन्ह छोड़ गया, और मरुभूमि के दूसरे पार स्थित राज्यों के शासकों को अंकित होने के कारण नहीं दिया था। यानी कि यहाँ पर अगर सिंध पर आक्रमण का बात किया जाए तो कुछ बहुत बड़ा प्रभाव इसका नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा खास नहीं था, केवल बस वो अपने प्रचार प्रसार के लिए और संपत्ति को लूटने के लिए, अपने सत्ता को बढ़ाने के लिए काम को किया, लेकिन ये ज़्यादातर हो नहीं पाया। आशा करते हैं कि आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से परिभाषित करेंगे, वर्णन कर सकेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।